हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए 10th क्लास का फिजिक्स जो कि आपका भौतिक विज्ञान का टॉप वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं। और यह टॉप सब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं दोबारा कह देता हूं कि यह क्वेश्चन आपको जो जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे। आप इतना ही कर लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10 के फिजिक्स का सारे वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको सीधा एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आपका। तो देखो, पहला आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इससे इसे किरण आरेख से दर्शाएं। क्या ये आपका 2017, 18 और 22 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर की ओर देखते हैं। आंसर उत्तर, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने माध्यम में जिस नियम का पालन करते हुए लौट जाती है तो उसे उस नियम को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, वह माध्यम जिस माध्यम से वो आई और उसी माध्यम में वो लौट जाती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसका फिगर ऐसे बनता है, फिगर ही बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला देखो क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखो फिगर फिगर देखो, मैं फिगर बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये आपका मिरर है। ठीक है, एक किरण इधर से आई और ये यूं चली गई सीधा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपतित किरण हुआ और यह परावर्तित किरण हुआ और इसके बीच में क्या होता है, अभिलंब। ये डॉटेड लाइन में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, डॉटेड लाइन में होता है अभिलंब। ठीक है, ये कोण आई हुआ और ये कोण आर हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। ठीक है, ये इसका फिगर आपको बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको 2 नंबर। और इसमें लिखना पड़ेगा आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण और इधर परावर्तित किरण। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु यहाँ पे और आपतन कोण। ठीक है, और ये अभिलंब लिखना पड़ेगा आपको, और ये दर्पण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, ये रहा फिगर भी आपका यहाँ पे है। देखो फिगर, ये आपका क्या हुआ, मिरर हुआ। ठीक, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो, आप आपतित किरण, ये आपतन कोण, कोण आई और कोण आर। ठीक है, ये क्या है, कोण आई, कोण आई क्या है, कोण आई और कोण आर। ठीक है, नॉर्मल बीच का क्या है, नॉर्मल अभिलंब या परावर्तन। ये आपका आपतित किरण, ये क्या हुआ, परावर्तित किरण। ठीक है बिंदु, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये आपका अपतन बिंदु। ठीक है, और ये तीनों क्या होते हैं, ये भी और ये भी क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो कौन आई बराबर क्या होता है, कौन आर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखो, आगे। और ये भी ये जितने जितने बताऊंगा मैं आपको सारे के सारे किससे रिलेटेड होंगे, बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, प्रकाश पुंज क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। ये 2016 में पूछा गया और भी पूछे गए हैं, तो कोई बात नहीं, आंसर की ओर चलते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है, यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, समांतर, कौन से, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अब इसका डेफिनेशन देखो, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें क्या एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर होते हैं, समानांतर। तो ये कौन सा होगा, समांतर किरण पुंज। ठीक है प्यारे बच्चों, और अभिसारी, अभिसारी का मतलब देखो, अभिसारी का मतलब होता है कि कोई बिंदु पे आके मिलता है। ठीक है, अभिसारी मतलब कोई बिंदु पे आके क्या होता है, मिलता है। सारे किरण आके बिंदु पे आके मिलती है। ठीक है, ये आके मिलती है, इसका एरो ऐसा होगा। ठीक है पर आंसर देखो इसका, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पे आके क्या होती है, मिलती है, तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर तो अपसारी, क्या अपसारी, अपसारी में क्या होता है कि एक बिंदु से निकलती हो, क्या हो, निकलती हो, इसका एरो ऐसे होगा बाहर की ओर। ठीक है, तो क्या होती है, एक सारी किरण पुंज निकलती है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाती है या फैलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है,
फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसका चित्र देखो, ये आपका क्या हुआ, एक बिंदु पे आके मिल रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये अभिसारी क्या हुआ, इसका एरो भी देखो ऐसे है, सारा का सारा ऐसे है, और ये अपसारी हुआ, ठीक है, ये बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, और ये समांतर हुआ जैसा कि मैंने फिगर में बताया, बना के दिखाया, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्या है, प्रकाश पुंज। क्या है प्रकाश पुंज, क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया। अगला देखो, प्रकाश पुंज हो गया। अगला देखो क्या है, अवतल दर्पण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखे, तो अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। कौन सा, दाढ़ी बनाने एवं हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा, रोगियों के नाक कान दांत को देखने में डॉक्टर अवतल दर्पण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, टॉर्च में और टेबल लैंप में, ठीक है प्यारे बच्चों, टेबल लैंप में और गाड़ियों के अग्रदीप तथा गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है प्यारे बच्चों, तो यह आपका अवतल दर्पण के उपयोग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, प्रकाश का स्रोत। क्या, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, वे सभी वस्तुएं जहां से प्रकाश निकलता है या उत्सर्जित होता है तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जल्य जल जलीय जला हुआ मोमबत्ती, ठीक है, ये आपके प्रकाश स्रोत कहलाए। अब देखो समतल दर्पण की क्या पूछ रहा है, विशेषता पूछ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो समतल दर्पण की क्या विशेषता पूछ रहा है, तो इसकी विशेषता को पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, कहता समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होगी, तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है, ठीक है। पहला, समतल दर्पण में हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा होता है, सीधा बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। ये आपके समतल दर्पण की क्या थी, विशेषताएं थी। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या थी, विशेषताएं थी, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, यह भी आपका क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, और जो भी बताऊंगा यहाँ पे सारे के सारे क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताइए, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखो, ठीक है, यह वास्तविक कटान से बनता है, ठीक है, और यह वास्तविक यह काल्पनिक कटान से बनता है, ठीक, यह हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक को इसे पर्दे पर क्या करता है, नहीं उतारा जा सकता है। और यह जो यह दर्पण के सामने बनता है, क्या बनता है, दर्पण के सामने, और यह कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपके 4 पॉइंट थे, बहुत ही इजी पॉइंट थे, आप लोगों को हमेशा याद रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, किसे क्यों कहते हैं, तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, क्या, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, अर्थात एक बिंदु पर मिलती है, इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल दर्पण को अपसारी, अगला क्या क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो एक उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद क्या एक बिंदु पर एक बिंदु से चारों तरफ फैलती हुई या प्रतीत होती है, इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को यहाँ पे एक डाउट चल रहा होगा, क्या कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, यहाँ पे दर्पण की बात पूछ रहा है, ना कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस की बात पूछ रहा है। अगर होता तो यहाँ पे अवतल लेंस होता, ठीक है प्यारे बच्चों, और वहाँ पे अवतल होता। मेरा कहने का मतलब कि ये लेंस के बारे में नहीं, दर्पण के बारे में पूछ रहा है, आप कंफ्यूज मत होना, वरना क्वेश्चन तो आपको उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये आपका वो लेंस नहीं है, ये आपका दर्पण है, ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना, वरना आप सोचोगे क्या गलत है ये, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ये अवतल दर्पण के बारे में पूछ रहा है। और एक और क्वेश्चन है जो अगला जो होगा आपका उत्तल लेंस या अवतल लेंस के बारे में होगा, समझ गए ना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दर्पण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आंसर सही है आपका। आगे देखो, आगे क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो अवतल दर्पण देखो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह
घसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का फिगर आपको पता है ना, ऐसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका अवतल दर्पण हुआ। ठीक है, क्या हुआ? अवतल दर्पण हुआ। अगला इसका देखो क्या कहता है, इसका देखो क्या कहता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका कैसा आता है? ऐसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला देखो क्या कहता है, दोनों दिखेगा साथ में, रुक जाओ। हाँ, अब देखो क्या कहता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है पर अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में डिफरेंस था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गोल दर्पण क्या, गोल दर्पण क्या है? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो? भाग हो, तो उसे क्या कहते हैं? गोल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसका एफ कितना दे रखा है, आर वक्रता त्रिज्या कितना दे रखा है? आर कितना दे रखा है आपका? 20, तो एफ बराबर आर बाय टू होता है। इसका फोकस दूरी निकालने के लिए कह रहा है एफ बराबर आर बाय टू। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है इसका? एफ बराबर आर बाय टू। क्या होता है? एफ बराबर आर बाय टू। तो हमारा 20 आर दे रखा, तो फोकस निकालना है। ठीक है, फोकस निकालना है। क्या निकालना है? फोकस। तो एफ बराबर आर बाय टू, तो 20/2, तो कितना होगा? 10। एफ हमारा कितना होगा? 10। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो क्या होगा हमारा? 10 सेंटीमीटर। क्या होगा? एफ हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो है ना, एफ हमें निकालना, एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बाय टू होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अगला देखो क्या कहता है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं? ठीक है, अथवा उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं? ठीक है, आप इसको मत देखो, जो मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ उसको सुनो। ठीक है प्यारे बच्चों, कभी कभी टाइपर भी मिस कर देता है, वरी भी मतलब देखना होता है पीछे की ओर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये शुद्ध हिंदी है, तो आप समझो कि हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, बस इतना समझो। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपका क्वेश्चन है, अब आंसर देखो क्या कहता है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है, इसे जिससे चालक को साइड लेने या देने में आसानी होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर या पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। हमें हम लोग साइड मिरर जो इसलिए लगाते हैं कि हमें जो कुछ भी प्रतिबिंब छोटा तो दिखता ही है, लेकिन प्रतिबिंब क्या दिखता है? सीधा दिखता है। ठीक है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं? साइड मिरर का उपयोग करते हैं उत्तल उत्तल दर्पण का। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है आप इसी को देखो, याद करो, आप अपने पहले समझ जाओ तो अपने आप बना सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या कहता है, गोल दर्पण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, गोल दर्पण के बारे में पूछ रहा है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का क्या हो? भाग हो, भाग है, होता है, गोल दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोल दर्पण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, कौन कौन से? अवतल और उत्तल। ठीक है, अवतल और उत्तल। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तल बड़ा कर देता हूँ, रुको। अब देखो, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को बताओ। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, पहले देखो अवतल दर्पण का उपयोग, हजामती के दर्पण के रूप में, सर्चलाइट में, रोगियों के नाक कान गला देखने में, सोलर कुकर में, टेबल लैंप टॉर्च इत्यादि। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। क्या हो गया? अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण देखो, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, ठीक है, ये आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, दूरबीन के रूप में करते हैं, और आवर्धक कांच के रूप में। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब अगला देखो, अगला क्या है? गोल दर्पण का, गोल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। जो आपका गोल दर्पण है उसका मुख्य फोकस जो है उसी के बारे में आपको डेफिनेशन बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो गोल दर्पण का परिभाषा देखो क्या है आपका गोल दर्पण। देखो,
गोल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को गोल दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे अपसृजित कहता है। ये जो आपका वो कौन सा अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये आपका एफ, ठीक, और ये आपका सी। कोई भी किरण आती है तो क्या निकलती है, फोकस दूरी, और इसके और प्रधान अक्ष के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो वही कहता है गोल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। तो प्रधान अक्ष और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो क्या कहता है, आवर्धन, क्या आवर्धन, क्या कहता है, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। या प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे म्यू से एम बराबर माइनस वी बाई यू, ठीक है, एम से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, गोल दर्पण के फोकस दूरी के गोली दर्पण के फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के भी संबंध बताइए। तो फोकस दूरी क्या होता है, एफ बराबर आर बाई टू, ठीक है, या आर बराबर क्या होता है, 2f, ये आपका संबंध है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगला क्या है, गोल दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाइए। जो आपका कार्तीय चिन्ह है ये आपके साथ ये वाला, ठीक है, इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा, ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसी को कार्तीय चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन पे आओ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखो, दर्पण गोली दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आगे की ओर प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी क्या पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इन परिस्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी। सभी दूरियां पहला देखो, पहला क्या कहता है, सभी दूरियां ग्रुप में मापी जाती है, मतलब इसका सेंटर से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, आपतित किरण, ठीक है। और आपतित किरण की विपरीत दिशा का मान क्या होता है, ऋणात्मक, मतलब इधर जितने भी होंगे वो आपके पॉजिटिव, इधर जितने भी होंगे नेगेटिव, ठीक है। प्रधान अक्ष उसके ऊपर धनात्मक मान, जो प्रधान अक्ष आपका ये वाला पॉइंट होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और प्रधान अक्ष के नीचे जो क्या कहता है, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक मान होगा, मतलब इसके पीछे जो ऊपर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, इसके नीचे क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यही आपका मतलब इस फिगर को आप याद रखोगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है, इतना याद रखोगे आप कार्तीय चिन्ह तुरंत बता दोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों करते हैं। जब प्रकाश की किरणों को प्रधान और उसके समांतर भेजते हैं तो सभी प्रकाश की किरणें फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। इस गुण के कारण उत्तल दर्पण का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। देखो क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष जो आपका मेन पॉइंट होता है, ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण बनाना है, ये तो अवतल बन गया, ये जो आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। क्या कहता है, प्रधान अक्ष इसका जो यहाँ पे सेंटर है, प्रधान अक्ष उसके फोकस से परावर्तित होकर फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का स्ट्रीट लाइट, इसलिए इसका जो आपका फैलता है, इसी गुण को, जो आपका जो किरण फैलती है फोकस से निकलती है, इसी गुण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। इसी को उत्तल दर्पण का स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, उपयोग क्या किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है क्वेश्चन, हाँ ये रहा अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आपका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण क्या सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांतिक कोण से अधिक होता है, एकदम सही। तो ये किरणें विरल माध्यम में जाकर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उसे पूर्णांतिक परावर्तन कहते हैं। देखो अब फिगर में समझो, ठीक है, मैं आपको फिगर बता रहा हूँ।
अब देखो ये कोई, ठीक है, सतह है, ठीक है, और इधर सघन माध्यम है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है, सघन माध्यम, ठीक है, और यहीं से कुछ किरण जाती है, ठीक है, और ये यहाँ पे एक अभिलंब बनता है, और ये आपका क्या होता है, यहाँ से थोड़ा तिरछा मुड़ जाता है। जब कोई भी किरण अगर सघन से विरल की माध्यम जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा, क्या भागता है, दूर भागता है, ठीक है। एक और किरण लेके गया तो क्या हुआ, ये तो इसका ऐसा था तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब ये बीच में क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। तो कोई भी किरण अगर सघन से क्या आता है, विरल की हो जाता है तो वो आपका अभिलंब से दूर भागता है, और विरल सघन में आता है तो क्या होता है, आपका अभिलंब की ओर आती है, ठीक है, वो अभिलंब की ओर किरण मुड़ जाती है, ठीक है। तो इसी को कोण आई और कोण आर कहते हैं। तो क्रांतिक कोण का वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो वह क्रांतिक कोण कहलाता है। और जब अपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है, तो क्या अधिक होता है तो वह सभी प्रकाश की किरणें पुंज सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है, और इस घटना को कहते हैं पुरांतिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि ये जितने भी किरण थे सब ऐसे आके ऐसे ही निकल जाता है, कोई इधर ऊपर की ओर जाता है तो वह तिरछा अभिलंब से क्या होता है, दूर भागने लगता है। तो अब डेफिनेशन की ओर आओ, ठीक है प्यारे बच्चों। उसका फिगर आपको समझ में आ गया कि ऐसे बनेगा जो बता। अब देखो इसका आंसर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से एकदम क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाता है। ये किरणें विरल में जाकर परावर्तन के नियम का पालन करते हुए उसी माध्यम परावर्तित हो जाती है, तो उसे पुनातिक परावर्तन कहते हैं। इसका दो कंडीशन है, हाँ कंडीशन भी क्वेश्चन नीचे दे रखा है, वरना अभी मैं कंडीशन ही बताता। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो नियम है, दो क्या है, शर्त है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो निम्न शर्त है, कौन कौन से, तो यहाँ पे हमेशा क्या करती है, सघन से क्या करती है, विरल की हो जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से हमेशा विरल माध्यम की ओर गति करता है, क्या करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। और अगला, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होना चाहिए। अभी मैंने बताया ना कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, या वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण भी आपको समझ में आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, ये पानी में रखा सिक्का, यह पानी में रखा सिक्का ऊपर जो उठा दिखता रहता है, किसके कारण दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है प्यारे बच्चों, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब क्वेश्चन की ओर, आंसर की ओर, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है, क्यों, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर क्या आता है, सिक्का क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है। अब देखो अभी मैंने कहा ना आपको कि प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन हमेशा क्या होते हैं, सघन से विरल माध्यम की ओर। जब अपवर्तन पूछेगा, देखो अपवर्तन पूछेगा, तो ये आपका विरल माध्यम हुआ, और यह सघन माध्यम हुआ, ठीक है। ये आपका सघन माध्यम हुआ, सघन माध्यम जब जब विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में आएगा तो वो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, किससे, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और यही किरण जब ऐसे जाएगी सघन में जाएगी तो वो अभिलंब से क्या होगा, दूर भागेगा, ठीक है। यह अभिलंब है, ठीक है, ये प्रकाश सघन सघन माध्यम से जा रही है, ठीक है, तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। और यही जब विरल माध्यम से आएगी, ठीक है, विरल माध्यम से आएगी प्रकाश किरणें तो ये क्या, सघन अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो विरल में अभिलंब की ओर और सघन में अभिलंब से दूर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो दोनों आपको समझ में आ गया, ये दोनों विव्यायी क्वेश्चन थे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, प्रकाश का लो, अब प्रकाश का अपवर्तन भी आ गया, जब मैं बता रहा था अभी, ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोई बात नहीं, फिर से देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके दो नियम को, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्वावस्था से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ऐसे जो आएगी तो ये अपना क्या होता है, ऐसे हो जाता है, मतलब एक सीधा किरण आया और ये इधर ऐसे हो जाता है, विचलित हो जाता है। आपको अपने वास्तविक पथ से क्या होता है, विचलित हो जाना। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसके दो नियम है, कौन कौन से, तो देखो वो जो आपका प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया वो ये भी आराम से बना सकता है। अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच के संबंध को बतलाता है। इस नियम की खोज 1661 में ईस्वी में स्नेल ने किया था, किया था। इस नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष
रंग के आपतन कोण की त्रिज्या साइन आई, आपतन अपवर्तन कोण की आपतन कोण की ज्या साइन आर, अनुपात एक नियतांक म्यू के बराबर होता है। तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं म्यू से। तो इसका फिगर देखो, अभी मैंने बताया था ना विरल और सघन, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जब ये क्या बोल रहा था, वास्तविक पद से क्या होता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, विचलित होता है, यह सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम, कोई किरण मान लो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है और ये सघन में घुस गया, तो क्या हुआ, इसको जाना चाहिए ऐसे, तो क्या हुआ, ऐसे हो गया। ठीक है ना, अभिलंब की ओर क्या हुआ, मुड़ गया, तो इसे क्या कहते हैं, विचलित हो जाना। ठीक है, यही थे आपके प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, आवर्तनांक, आवर्तनांक की परिभाषा को, आवर्तनांक की परिभाषा बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखो, शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को आवर्तनांक कहते हैं। क्या, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटे माध्यम प्रकाश की चाल, या n बराबर सी और सी एन। ठीक है, ये आपका प्रकाश की चाल का फॉर्मूला हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, हीरे का अपवर्तनांक क्या 2.42 होता है, जो कि काफी ज्यादा है। यह प्रकाश माध्यम में सघन होगा, इसमें प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होता है, प्रकाश की चाल कम होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको n बराबर सी व n अगर याद नहीं रहेगा तो आपको एक अच्छा बताता हूँ। ठीक है, देखो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, म्यू से करते हैं, म्यू से। ठीक है, तो इसको हवा में प्रकाश की चाल सी और निर्वात प्रकाश की चाल सी और माध्यम प्रकाश की चाल वी के अनुपात को क्या कहते हैं, अब अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आप ये याद रखो, इसको गोली मारो, वो जो आपका उसमें बनाया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, उसको गोली मारो, सी बटे वी। अब निर्वात में प्रकाश की चाल सी और माध्यम में प्रकाश की चाल वी, ठीक है, के अनुपात को क्या कहते हैं, अवर्धनांक कहते हैं। तो म्यू बराबर सी बाय वी, इतना सा याद रखो। उस सी वो वाला फॉर्मूला को छोड़ दो, यही याद रखो, निर्वात में प्रकाश की चाल सी और माध्यम प्रकाश की चाल के वी के अनुपात को अवर्धनांक कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला, अगर वो समझ में ना आए तो यही याद रखना। ठीक है, अब देखो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या कहता है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसके आरेख खींचिए। तो जब उत्तल लेंस के फोकस के अंदर किसी वस्तु को रखा जाता है तो वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उस लेंस को क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी लेंस कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो क्या कहता है, उत्तल लेंस के किन्हीं दो उपयोग बताओ। तो उत्तल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मा में किया जाता है। इसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में कहता है। ये देखो, उत्तल जब भी पूछेगा तो इसमें क्या होगा, दूर, क्या होगा, दूर। और अवतल पूछेगा तो क्या होगा, निकट, क्या होगा, निकट, निकट होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होगा, निकट। जब भी पूछेगा अवतल तो निकट, तो उत्तल में पूछे तो दूर। ठीक है, ये आपका याद रखने का तरीका था। छोटा वाला छोटा, आप ध्यान रखना कि छोटा वर्ड का छोटा आंसर, बड़ा वर्ड का बड़ा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला क्या है, अगला देखो, किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। जो आपका आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ पर रखना चाहिए, तो देखो, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति का प्रकाश केंद्र पर, कहाँ पे, प्रकाश केंद्र पर, प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, प्रकाश केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है कि उत्तल लेंस के 2f या वक्रता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब बनने का चित्र आरेख बताइए तथा प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार का स्थान बतावे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं स्थान बताना, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा तो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा क्या क्या बनेगा, तो वास्तविक बनेगा,
उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका फिगर देखो, क्या है फिगर देखो, देखो फिगर आपका कुछ इस तरह बनेगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर 2f1 ये आपका वस्तु है, और इसका जब भी वस्तु बनता है तो पीछे बनता है। ठीक है ना, क्या बनता है, इस तरफ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका वस्तु रखा हुआ है और इसका प्रकाश केंद्र से निकाला। ठीक है, प्रकाश केंद्र से निकाला, और ए डैश 2f पर ए डैश बी डैश इसका कहाँ बना, प्रतिबिंब बना। ठीक है, और जब यह आपका प्रकाश की किरण दो एक यहाँ फोकस से निकला और एक प्रकाश के केंद्र से निकला। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, कहाँ बना प्यारे बच्चों, ए डैश और बी डैश पे बना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देख लेना, अगला देखते हैं। तो आप अच्छे से पहले देखो, कहाँ पर करने के लिए बोला था, 2f पे। ठीक है, तो प्रतिबिंब के साइज का बना, वास्तविक तो है ही है, प्रतिबिंब के साइज बना, इसका भी आकार इतने और इसका भी आकार बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो प्रतिबिंब बना कहाँ बना, 2f पर ही बना। कहाँ बना, ये देखो 2f है ना, यहाँ पे 2f पर ही बना, और ये डैश बी डैश 2f पर ही बना। ठीक है, क्या बना, 2f और प्रतिबिंब के वस्तु के प्रतिबिंब के बराबर बना। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, आप ये फिगर देख लो अच्छे से, और अगला क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला तो क्या कहता है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, क्या पार्श्विक विस्थापन, तो कांच के एक स्लैब से निकलने वाली किरण, निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच की लंबा दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन, या निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसका फिगर भी देख लो, ये आपका फिगर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका आपतित किरण और इधर ये निर्गत किरण, जो और जब भी आपको विरल से सघन में आता है, कहाँ आता है, विलंब की ओर मुड़ जाता है, और ये आपका कांच की स्लेब। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अगला देखो क्या है, अगला क्या है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, क्या लेंस की क्षमता, तो किसी लेंस की फोकस दूरी उसके व्युत्क्रम के किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे P बराबर वन बाय एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका सही मात्रा क्या होता है, 1 डायोप्टर, क्या होता है, 1 डायोप्टर, या मीटर पर मीटर, क्या होता है, पर मीटर। ठीक है, आगे देखो, या कोई इसको मीटर इनवर्स भी पढ़ता है, तो कोई बात नहीं, कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो या मीटर पे -1 ऐसे भी पढ़ सकता है, तो 1 डायोप्टर होता है। ठीक है, इसे होता है, इसको क्या किसे डिनोट करते हैं, 1 बाय एफ से, किसे P बराबर किसी लेंस की क्षमता क्या होता है, पी से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो P बराबर 1 बाय एफ। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो, आगे क्या है, किसी लेंस की फोकस दूरी उसके व्युत्क्रम से मापी जाती है, तो उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका सही मात्रक 1 डायोप्टर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, अब 1 डायोप्टर को बताना है कि एक डायोप्टर से आप क्या समझते हैं, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, तो उसे एक डायोप्टर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, उत्तल लेंस। अब देखो, पहले आपका कंफ्यूजन था ना वहाँ पे, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण को अपसारी। तो यहाँ पे अब आ गया ना क्वेश्चन वो भी, कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणें प्रकाश को अपवर्तित के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु फोकस को क्या करती है, अभिसारित करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है पर बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि वो उत्तल दर्पण था, अवतल दर्पण था, और यह लेंस की बात कर रहा है। अगर देखो, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, ठीक है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरणों को अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या करता है, अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, निरपेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, इसे म्यू से डिनोट करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, कांच की आयताकार सिल्ली, क्या कांच के आयताकार सिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों का निम्नलिखित चित्र बनाए। तो अब कांच की सिल्ली,
दो चित्र बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप पहला वो वाला बना सकते हो जो वास्तविक पथ से विचलित था, और ये भी बना सकते हो, ठीक है। ये आपतित किरण आपका हो गया, ये आप आपतन बिंदु हो गया, या आपतन आप अभिलंब हो गया। यहाँ पे आपतन बिंदु होती है, ठीक है, इसके बीच में आपतन बिंदु होती है, और इसका डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए। तो लेकिन ये क्या हुआ, इस तरह मुड़ गया, मतलब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये ऐसे हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप कांच की स्लेब बना देना, और इसके बीच की, इसका, इन दोनों के बीच की, इसका, ये जो आपका कांच का स्लेस है, ठीक है, ये आई और ये अभिलंब, ठीक, इसको ये ऐसे मुड़ गई, इसको जाना चाहिए ऐसे ऐसे, और इन दोनों के बीच की दूरी, क्या, इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो आप ऐसा फिगर बना देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगला क्या है, अगला तो क्या है, एक उत्तल लेंस, क्या, उत्तल लेंस, अवतल लेंस एक तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की स्पर्श करके कैसे पहचानिएगा, क्या कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्त प्लेट की स्पर्श करके कैसे पहचानिएगा, आप उसको कैसे पहचानोगे ये पूछ रहा है, ठीक है। उत्तल लेंस को पहचानोगे, अवतल लेंस कैसा होगा वो उसको पहचानने की बात कर रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कांच के वृत्ताकार प्लेट को बारी बारी से स्पर्श करेंगे, क्या, बारी बारी से देखेंगे, उसको छुएंगे। जिस लेंस का, क्या, जिस लेंस का परावर्तक, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हो तो वह उत्तल लेंस कहलाता है, ठीक है। जिस लेंस का अपवर्तक सतह धंसा हो तो अवतल लेंस कहलाता है। जिस लेंस का दोनों तरफ अपवर्तक सतह समतल होता है तो उसे कांच का वृत्ताकार प्लेट कहते हैं। तो देखो, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, क्या बोला था मैंने, ये छोड़ो, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला अवतल लेंस, और एक समतल लेंस, ठीक है, जो बराबर हो, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो, बराबर हो। तो ये आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। अगला देखो, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा अवतल लेंस, और किनारों की अपेक्षा बीच में पतला, क्या, अवतल लेंस, ये आपका इजी आंसर है जो आपको याद रहेगा। आगे देखो, आगे क्या है, 36 नंबर देखो क्या है, एक उत्तल लेंस अवतल लेंस और कांच के वृत्ताकार प्लेट की बिना पांच प्लेट की बिना स्पर्श करके, बिना छुए बताने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखो, किसी मेज पर रखे उत्तल लेंस अवतल लेंस कांच का वृत्ताकार प्लेट के सामने बारी बारी से उंगली ले जाने पर देखा जाता है कि यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस कहलाता है। आपका जो वास्तविक आकार, जो आपका साइज है, उससे जो बड़ा दिखेगा, क्या, उत्तल लेंस। यदि अंगुली को अपने वास्तविक आकार से छोटी दिखाई दे तो क्या, अवतल लेंस। यदि अंगुली आपके आपके वास्तविक आकार के बराबर दिखाई देता है तो वह कांच का वृत्ताकार प्लेट होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर बड़ा दिखे, अगर कोई भी आपका आकृति बड़ा दिखे, ठीक है, क्या दिखे, बड़ा दिखे तो उत्तल लेंस। अगर आपका वस्तु छोटा दिखे तो क्या, अवतल लेंस। और वस्तु के बराबर दिखे तो क्या, आपका समतल लेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगला क्या है कि 2 मीटर, क्या, 2 मीटर फोकस स्तर वाले अवतल लेंस की क्षमता बताइए। तो P बराबर 1/f, तो आप डिवाइड कर दोगे 1/f उससे, P बराबर P बराबर 1/f से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कहता है, ये तो इजी वाला था, कोई बात नहीं। किसी अंतरिक्ष यात्री को किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग क्या दिखता है, काला दिखता है, क्यों दिखता है, तो यही बताना। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत दिखाई देता है। वहाँ वायुमंडल नहीं होते हैं, वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता है, ये एकदम सही। मतलब आकाश जो हमारा वहाँ अपवर्तन नहीं होता, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ठीक, ये बात तो सही है। इसलिए चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को क्या देता है, आकाश काला प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, या नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आंसर देखो प्यारे बच्चे, आंखों की ऐसी स्थिति आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बदलती है, क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अपने आप बदलती है।
जिससे दूर और नजदीक स्थित वस्तु को क्या करता है, साफ साफ दूर या नजदीक स्थित वस्तु को क्या करते हैं, साफ साफ देख पाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, प्रकाश वर्णपट क्या है? यह भी इजी क्वेश्चन है। तो प्रकाश वर्णपट वर्ण विक्षेपण के पश्चात 7 रंगों की जो पट्टियां प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ठीक है, जो आपका प्रिज्म या फिर किसी भी जो आपका जो 7 प्रिज्म बना लो। ठीक है, जो आपका 7 रंग में विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंग में बढ़ जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्णपट या वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम, इसी को कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला तो क्या कहता है, दृष्टि दोष क्या है? क्या दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो समान मानव नेत्र जब अपनी समंजन क्षमता खो देता है, जो आपका न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, वो खो देता है, तो वह निकट या जो अपना नेत्र लेंस की समंजन क्षमता, ठीक है, जो समंजन क्षमता खो देता है, जो समंजन क्षमता वही होता है जो फोकस की दूरी को कम अथवा बड़ी अधिक करता है। ठीक है, तो वह निकट और दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर आगे या पीछे की ओर बनता है, तो नेत्र के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, यह दृष्टि दोष निम्न 4 प्रकार करते हैं। कौन कौन से? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक अबिंदुकता। ठीक है, आपके 4 दोष हैं। आपको 4 तो नहीं, कम से कम 3 भी जरूर लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन यह आपके 4 होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो, निकट दृष्टि, अब इस सबको परिभाषित करना है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु क्या हो, स्पष्ट दिखाई देता हो, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता हो, तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट में क्या होता है, निकट के साफ दिखता है और दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, तो इसे इसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक है, अब देखो, निकट का बिंदु क्या है? आंखों के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, निकट का बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब देखो, दूर बिंदु क्या है? क्या पूछ रहा है? दूर बिंदु क्या पूछ रहा है? दूर का बिंदु क्या है? तो नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु या स्थान जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता हो, तो उसे दूर का बिंदु कहलाता है। ठीक, अगला देखो, अगला क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो क्या है? 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट समान वयस्क का न्यूनतम दूरी या समान मनुष्य का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर में वस्तु अच्छे से साफ से दिखता है। ठीक है, तो आंसर देखो, वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तुओं को समान नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, तो उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, रेलवे के सिग्नल पर प्रकाश का लाल रंग क्यों दिखता है? ठीक है, तो रेल के प्रकाश के प- रेल के प्रकाश, टाइपर ने मिस कर दिया, कोई बात नहीं। रेल के प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुसार लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसका प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। ठीक, और कुहासा बादलों के दिनों में भी ज्यादा दूर से ही क्या होता है, लाल रंग क्या होता है, दिखाई देता है। इसलिए खतरे का संकेत लाल रंग का होता है। ठीक है, इसलिए खतरे का रंग क्या बनाया है? लाल रंग का बनाया है। अब जो क्या कहता है, कोलाइडी विलयन कैसे कहता है? तो किसी निलंबित कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन का कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहता है। अब देखो परिभाषा, कोलाइडी विलयन निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव जंगलों में देखा जा सकता है। ठीक है, कहाँ देखा जा सकता है? जंगलों में। आगे देखो, आगे क्या है प्यारे बच्चों, आगे देखो कौन सा क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? या सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय में सूर्य रक्ताभ क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो अगला देखो, आंसर देखो, सूर्य उदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है, जहां से आने वाली प्रकाश को वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, लाल सूर्योदय के समय में सूर्य लाल या
या रक्ताभ जो भी कहो तथा रक्ताभ या सूर्य लाल। ऑप्शन कोई बात नहीं, ऐसा टाइपिंग कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आप तो अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरना पड़ता है तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। एकदम सही। नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के अधिकांश भाग भाग कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है और सिर्फ अधिकतर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश जैसे लाल रंग ही कम तक पहुंचता अर्थात सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आंसर था। तो सूर्य के समय में जो आपका क्या होता है, वायुमंडल की मोटी मोटी परतें जो होती है उससे क्या होता है, उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। क्या करता है उसको, वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरना पड़ता है और उसको क्या करता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है। क्या करता है, अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो नीले नीले रंग का तरंगदैर्घ्य प्रकाश के नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है, नीले रंग का प्रकीर्णन होता है और यह सिर्फ तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का ही क्या होता है, हम तक पहुंचता है। नीला वाला कम पहुंचता है और लाल वाला क्या होता है, जल्दी पहुंचता है। तो होता है सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है, ठीक है। रक्ताभ दिखाई पड़ता है। अगला देखो, अगला क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। स्वच्छ क्या स्वच्छ आकाश स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, कम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा, ठीक है। इसलिए बैंगनी और नीले नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और हमारी आंख बैंगनी की अपेक्षा नीला रंग क्या होता है, ज्यादा दिखता है। इसलिए आकाश का रंग नीला प्रतीत दिखाई देता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो क्या कहता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। आंसर देखो, अभी पढ़ता हूँ। वायुमंडल आंसर देखो, जब जब हम तारों को देखते हैं, जब हम तारों को देखते हैं तो उनकी चमक घटती बढ़ती प्रतीत होती है, एकदम सही। तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक। तारों की चमक तारों की चमक में यह घटना बढ़ना वायुमंडल की असमानता के कारण होती है, ठीक है। पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता, क्या शांत कभी नहीं होता है। गर्म और ठंडी हवाएं की धाराएं हमेशा क्या कहती है, बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व और अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारों की प्रेक्षक तथा पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होकर जाती है। इसलिए हमें क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ठीक है। टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। अब देखो दृष्टि निर्बंध, दृष्टि निर्बंध किसे कहते हैं? तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने पर 1/10 रहता है, 1/10 रहता है, इसे दृष्टि निर्बंध कहते हैं, ठीक है। चलचित्र कैमरे द्वारा 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड बनाए जाते हैं, तो प्रतिबिंबों का क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे में क्या होता है, मिश्रित हो जाते हैं। इस हालत में चित्र चलते फिरते नजर आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे, क्या है कि तारे और ग्रहों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। तारे और ग्रहों में निम्न अंतर है, कौन सा? तारे आकाश में प्रकाश के बिंदु स्रोत जैसा दिखता है, कैसा? आकाश में प्रकाश के बिंदु स्रोत दिखता है और ग्रह ढेर सारी बिंदुओं का क्या होता है, स्रोत दिखता है। ग्रह क्या होता है, ढेर सारी बिंदुओं का स्रोत दिखता है। तारे पृथ्वी से क्या होता है, काफी दूर होता है, ठीक है, पृथ्वी से दूर होता है। और ग्रह पृथ्वी के क्या होता है, समीप होता है, पास में होता है, ठीक है। आगे देखो, तारे आकाश में टिमटिमाते नजर आते हैं और लेकिन ग्रह क्या होता है, टिमटिमाता नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपका अंतर था। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा तथा ग्रह नहीं टिमटिमाते, क्यों? अब ये इसका कारण बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। फलस्वरूप तारों को प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणों में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है, ठीक है। क्या आता है, विचलन मालूम नहीं, घटता बढ़ता जो है तो उसका
विचलन हमें मालूम नहीं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो, बादलों का रंग सफेद क्यों होता है? क्या पूछ रहा है? बादलों का रंग सफेद क्यों होता है? तो बादलों का निर्माण सूक्ष्म कणों से होता है। ये सूक्ष्म कण अलग अलग आकार में होते हैं, जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान होता है। क्या था? जिसके कारण प्रकीर्णन का औसत लगभग एक समान होता है। यही कारण है कि बादलों का रंग क्या होता है? सफेद दिखाई देता है। ठीक है। अगला देखो, वर्धनता वर्णांधता ठीक क्या है? तो जब आंखें सामान्य रूप से रंगों को नहीं देख पाती तो उसे वर्धनता या कलर ब्लाइंडेंस कहते हैं। इसे कलर डिफिशियंसी भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते। सामान्यतः उस हरे और लाल तथा कभी कभी नीले रंग में भी अंतर समझ में नहीं आता। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको नीले रंग का भी क्या होता है? अंतर समझ में नहीं आता। हरा और लाल और कभी कभी नीला, इन सभी के रंगों में भी क्या अंतर उनको समझ में नहीं आता। अगला देखो, वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन क्या है? क्या वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है? तो वायुमंडल मार्कर वायुमंडल में सभी जगह का तापमान एक समान नहीं रहता। एकदम सही। जिससे वायुमंडल में जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में ही इस प्रकाश प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। तो वायुमंडल में होने वाले इस अपवर्तन को ही क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब देखो, कोलाइडी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोलाइडी। क्या कोलाइडी किसे कहते हैं? किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइडी कहते हैं। दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे वसा के कण जल में क्या होते हैं? निलंबित होते हैं। अब देखो, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या पूछ रहा है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आंसर देखो क्या कहता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? श्वेत प्रकाश की किरण को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 अवयवी रंग में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। विबग्योर क्या कहते हैं? इसका देखो फिगर, ये आपका फिगर है। विबग्योर, वी नीचे से बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। वी आई बी ओ VIBGYOR विबग्योर। अब विबग्योर याद रखोगे तो आपका बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भूलोगे नहीं इसका विबग्योर। अब देखो क्या कहता है? अब क्या कहता है? स्पेक्ट्रम या वर्णपट क्या है या कितने प्रकार का होता है? जो अभी क्वेश्चन था। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के पश्चात 7 रंगों की जो पट्टियां प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। जो आपका यह पट्टी है, ठीक है, क्या पट्टी है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्णपट। ठीक है। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? तो शुद्ध, कौन सा मार्कर कहाँ से लगा? ये रहा शुद्ध वर्णपट। वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग क्या होते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसे शुद्ध वर्णपट कहते हैं। ठीक। और अशुद्ध, वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई नहीं देते उसे अशुद्ध वर्णपट कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कांच कांच के प्रिज्म से गुजरते हुए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करें। कांच का जो प्रिज्म है, जो अभी अभी आपको दिख रहा है, यही क्या करना है? बताना है उसको। ठीक है, क्या करना है? बताना है। श्वेत प्रकाश करने को जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 अवयवी रंगों में विभक्त जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इसको यही वाला डायग्राम बना दोगे तो ये आपका नंबर मिल जाएगा। मतलब यही आपको बताना है, वर्ण विक्षेपण की व्याख्या करना है, इसके बारे में सब कुछ बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखो, आगे देखो किस तरह दिया है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, आधा से आधा हम लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन को क्लियर कर दिया। अब कुछ ही क्वेश्चन रह रहे हैं प्यारे बच्चों, तो इनको भी क्लियर कर देंगे। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया, अगर ये लंबा वीडियो बन गया, तो अगले वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है? इंद्रधनुष। क्या इंद्रधनुष से आप क्या समझते हैं? अथवा इंद्रधनुष की व्याख्या करें। ठीक है प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष के बारे में बताना। वर्षा होने के बाद सूर्य चमकता है तो हमें आकाश में कभी कभी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। क्या? अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। वर्षा की बूंद प्रिज्म प्रिज्म सा व्यवहार करता है, अतः सूर्य के श्वेत प्रकाश को उसके 7 रंगों में विभक्त कर देती है। तो हमें क्या कहते हैं? क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है प्यारे बच्चों।
ये इंद्रधनुष का फिगर है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या देता है? इंद्रधनुष का फिगर है। ये मैं आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपको आंसर बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आप भूलो ना, इसलिए आपको अपने लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा क्या है? क्या विद्युत धारा क्या है? इसका समीकरण एवं मात्रक को लिखें। तो किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या? विद्युत धारा यहाँ पे खत्म हो गया। किसी चालक से आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एक आपका क्वेश्चन आधा खत्म। अब इसका क्या है? समीकरण और मात्रक या आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से डिनोट करते हैं। आई से सूचित किया जाता है। यदि टी समय में किसी चालक से क्यू आवेश प्रवाहित हो जाए तो विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी या क्यू बराबर आई टी। विद्युत धारा का असह्य मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। ठीक है, क्या होता है? क्यू बाई टी, चार्ज बटे टाइम। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। अगला, विद्युत धारा की प्रबलता। यह भी आपका क्वेश्चन वीवीआई है, मतलब सारे सारे क्या है? वीवीआई है। विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करें। तो आंसर देखो, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट पर क्या अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता को उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड में क्या? प्रति सेकंड में होने वाले क्या? आवेश। आपका प्रति सेकंड में आवेश प्रवाह होता है। ठीक है, होने वाला प्रति सेकंड में क्या होता है? आवेश प्रवाह होता है। यदि टी समय में किसी चालक से क्यू आवेश प्रवाहित हो तो उसे विद्युत धारा आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर आई टी या विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर रहता है। यह आपका विद्युत धारा की प्रबलता आता है। ठीक है, आप विद्युत धारा किसे कहते हैं और उसका समीकरण बताएं। वह यह और यह दोनों क्वेश्चन क्या था? सेम था, लेकिन उसमें क्या था? आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और यहाँ पे इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता प्रति सेकंड में प्रति सेकंड में जो प्रवाहित आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अगला देखो। अगला क्या है? विद्युत आवेश। क्या? विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। यह आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धन और ऋण आवेश। क्या? धन और ऋण आवेश। ठीक है मेरे बच्चों, यह भी आपका इजी क्वेश्चन था। आगे देखो, विद्युत विभव। क्या? विद्युत विभव। यह सब के सब विभवाई क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, एक भी मिस मत करना आप सारे के सारे। ठीक है, अगला देखो, विद्युत विभव से क्या समझते हैं? तो इकाई धन आवेश यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या? इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क या किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसका सही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला देखो, एक एम्पियर को परिभाषित करें। क्या? एक एम्पियर। तो यदि किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम, क्या? एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता हो। क्या होता है? एक सेकंड में एक कूलम। क्या? एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो हम कहते हैं कि उस चालक में एक एम्पियर की धारा क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। क्या? कार्य बटे आवेश। क्या? कार्य बटे आवेश। W बराबर V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, मतलब कार्य बटे आवेश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो विभवांतर पूछ रहा है। विभवांतर से आप क्या समझते हो? क्या? विभवांतर। क्या बच्चों? विभवांतर। तो आंसर देखो, विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब इकाई धन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। या दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ठीक है, देखो इसे V बराबर जूल बटे कूलम क्या कहते हैं? जे बटे सी। V बराबर J बाय सी। ठीक, जूल बटे कूलम क्या होगा आपका? जूल बटे कूलम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है? एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं? क्या? एक वोल्ट से आप क्या समझते हैं? यदि एक कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य एक जूल हो तो उस बिंदु का विभव एक वोल्ट कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक एम्पियर से आप क्या समझते हैं? यदि किसी चालक से एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो तो हम कहते हैं कि उस चालक से एक एम्पियर की धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, तो उसे एक एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, आगे कहता है एमीटर
या आमीटर से आप क्या समझते हैं? तो जिस यंत्र क्या होता है, एमीटर विद्युत धारा को मापता है, ठीक है, क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। तो देखो, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा क्या करती है, मापी जाती है, तो उसे एमीटर कहते हैं। इसे विद्युत परिपथ में क्या कहता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो, आगे क्या है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। वोल्ट मीटर क्या, वोल्ट मीटर क्या, वोल्ट मीटर या वोल्टामीटर, वोल्ट मीटर से आप क्या समझते हैं? तो जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच को क्या, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है, तो उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पारस्परिक क्रम या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। और यह वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है, बड़ा बन चुका है। तो 50 क्वेश्चन मैंने कराया आपको, और 50 क्या वीवीआई है, तो आपको 50 क्वेश्चन कराए, और भी जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे सारे के सारे मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो समझ में ना आप कमेंट कर सकते हो, हमें फॉलो भी कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर आपको और अच्छा लगे तो आप दोस्तों को क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मैंने आपको 50 क्वेश्चन कराए, आप बताना कि 50 क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, खराब लगा तो डिसलाइक करना। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा यही कहूँगा बच्चों कि आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो सारे दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो को देख सके, और आपके तरह वो भी क्या अच्छे अंक को ला सके। ठीक है प्यारे बच्चों, और आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल PS क्लासेस में आपका लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज की कार्यवाही यहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।